आज हम देखेंगे कंपाउंड न्यूक्लियस, और ये जो था नील बोर ने इसे दिया था। व्हेन एन इंसिडेंट पार्टिकल स्ट्राइक्स ऑन अ टारगेट न्यूक्लियस, जब भी कोई इंसिडेंट पार्टिकल जो है वो एक टारगेट न्यूक्लियस पे स्ट्राइक करेगा, देन दे फॉर्म अ न्यूक्लियस विच रिफर्ड एज अ कंपाउंड न्यूक्लियस। तो ये एक न्यू न्यूक्लियस बनाएगा जिसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड न्यूक्लियस। विच लाइन्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, एंड देन डिकेस, फिर ये डिके हो जाता है। लाइफ टाइम ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस इज़ अबाउट 10⁻⁻15 सेकेंड, और कंपाउंड न्यूक्लियस का जो लाइफ टाइम होता है वो 10⁻⁻15 सेकेंड तक होता है। जैसे कि हमने मान लिया ये इंसिडेंट पार्टिकल है, ये अल्फ़ा बीटा पार्टिकल या फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी हो सकता है। इसको जब हमने किसी न्यूक्लियस यानी कैपिटल एक्स पे जब इंसिडेंट कराया तो हमें C* मिला, जो क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड न्यूक्लियस। और ये जो कंपाउंड न्यूक्लियस होता है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, सिर्फ 10⁻⁻15 सेकेंड्स तक रहता है, बाद में डिके हो जाता है। इन 1936 नील बोर्स प्रपोज्ड हिज थ्योरी ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस। 1936 में नील बोर ने ये कंपाउंड न्यूक्लियस की थ्योरी को बताया था। अकॉर्डिंग टू बोर द न्यूक्लियर रिएक्शन इज़ 2 स्टेज प्रोसेस। बोर ने कहा था कि जो हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन है वो 2 टाइप के प्रोसेसेस से होती है। तो पहला जो प्रोसेस था वो था फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस, कि कंपाउंड न्यूक्लियस का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। बॉम्बार्डिंग पार्टिकल इज़ एब्जॉर्ब बाय द टारगेट न्यूक्लियस, जो भी पार्टिकल हम इंसिडेंट करवाएंगे वो टारगेट जो हमारा न्यूक्लियस होगा वो इसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड बोथ टुगेदर फॉर्म अ कंपाउंड न्यूक्लियस विच इज़ हाईली एक्साइटेड स्टेट। और जब ये हाई एनर्जेटिक पार्टिकल जब किसी न्यूक्लियस पे स्ट्राइक करेगा तो ये इसमें डिफ्यूज़ हो जाएगा, ये जो पार्टिकल है वो इस न्यूक्लियस में डिफ्यूज़ हो जाएगा, तो हमें जो न्यू न्यूक्लियस मिलेगा वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा, इन इट्स एक्साइटेड स्टेट होगा। The kinetic energy of incident particle together with the binding energy of particle in compound nucleus represent the excitation energy of the compound nucleus। अगर हम बात करते हैं काइनेटिक मतलब अगर हम बात करेंगे एक्साइटेशन एनर्जी की, तो एक्साइटेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी अपनी इंसिडेंट पार्टिकल की उस पर, और जो बाइंडिंग एनर्जी होगी कंपाउंड न्यूक्लियस की। अब कंपाउंड न्यूक्लियस जो है 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस से बन रहा है, जो हमने पार्टिकल इंसिडेंट किया उससे, प्लस जो हमारे पास न्यूक्लियस था वो दोनों कंबाइन होके कंपाउंड न्यूक्लियस बना रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ बाइंडिंग एनर्जी भी लगेगा जो इन दोनों को क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो वो एनर्जी जो होगी एक्साइटेशन, उसको हम कैसे लिखेंगे, E* इक्वल्स टू EXM अपॉन m प्लस M प्लस EB। यहाँ पे EX है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, इंसिडेंट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। Capital M is the mass of the target nucleus. Small m is mass of incident particle, and EB is the binding energy of compound nucleus. The incident particle quickly dissipate its energy as it enters into the nucleus X. जो भी हमारा इंसिडेंट पार्टिकल होगा दैट इज़ X, ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जेटिक होगा। जैसे ही ये इस न्यूक्लियस में जाके मिल जाएगा तो ये अपनी सारी एनर्जी को डेसिपेट कर देगा या दे देगा, अपनी सारी एनर्जी इस न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र कर देगा, एंड मर्ज विद द न्यूक्लियस इन इट। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उनके साथ ये जो इंसिडेंट पार्टिकल है मर्ज कर देगा। After the incident particle has merged completely with the target nucleus, its energy no longer remains concentrated on the one particle. जैसे ही ये जो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल है इसके साथ कंबाइन कर देगा, मर्ज कर देगा, तो ये अपनी सारी एनर्जी दे देगा। वो एनर्जी सिर्फ एक पार्टिकल पे नहीं रहेगी, वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मीन्स वो एनर्जी सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी जितने भी वहाँ पे न्यूक्लियॉन्स हैं। This energy no longer remains concentrated on one particle. As a result, the general random motion of nucleons in the nucleus is disturbed. इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो आई है वो हर न्यूक्लियॉन्स के पास चली जाएगी। जो जनरल मोशन था अपने, तो जो रैंडम मोशन ऑफ एनर्जी गेन करने के बाद ये जो पार्टिकल हैं, जो न्यूक्लियॉन्स है और जो पार्टिकल प्रेजेंट हैं इस न्यूक्लियस में, वो सब क्या करने लग जाएंगे, रैंडमली मूव करने लग जाएंगे एनर्जी गेन करने के बाद।
and each nucleons gain some extra energy but none of them will have enough energy to enable them to come out of the nucleus। अब क्या होगा, ये सब पार्टिकल ने एनर्जी गेन कर लिया, जो एनर्जी अपना इंसिडेंट पार्टिकल जो स्मॉल एक्स ने जितना भी एनर्जी दिया वो कैपिटल एक्स में जितने भी न्यूक्लियॉन्स थे उन सब ने क्या किया, गेन कर लिया, लेकिन वो एनर्जी इतनी भी ज़्यादा नहीं होगी कि जो हमारा न्यूक्लियॉन्स है वो न्यूक्लियस से बाहर चले जाएंगे। मीन्स न्यूक्लियस के पास एक्स्ट्रा एनर्जी होंगी पर वो इतनी भी नहीं होगी कि वो न्यूक्लियस को लीव कर देंगे। सेकेंड फैक्टर इज़ डिसइंटीग्रेट। तो व्हाट हमने जो फर्स्ट फैक्टर क्या था, हमारा फर्स्ट फैक्टर था फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस। जो एक इंसिडेंट पार्टिकल जब न्यूक्लियस से कंबाइन करता है तो एक्स जो है वो अपना एनर्जी रिलीज़ कर देता है और इस न्यूक्लियॉन्स में दे देता है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, और इससे कंबाइन करके एक कंपाउंड न्यूक्लियस बना लेता है। और जो न्यूक्लियॉन्स है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उनका एनर्जी इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो इस न्यूक्लियस को लीव करके चले जाएँ। नेक्स्ट इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस। कंपाउंड न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन आफ्टर टाइम इंटरवल 10⁻⁻15 seconds when large number of collisions takes place enough energy gained by one of the nucleons। अब क्या होगा कि ये प्रोसेस सिर्फ 10⁻⁻15 seconds तक रहता है। तो क्योंकि अब जो अपने न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हैं, ये सब क्या हो गया, रैंडम मोशन में मूव करने लग गए एनर्जी गेन करने के बाद। तो ये लोग आपस में भी कोलिजन करेंगे और इस कोलिजन की वजह से जो एनर्जी होगी कुछ न्यूक्लियॉन्स की या एक न्यूक्लियस की, वो एक्स्ट्रा एनर्जी गेन कर लेंगे ड्यू टू द कोलिजन प्रोसेस। और ये जो उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी कोलिजन की वजह से, इनेबल इट टू एस्केप फ्रॉम द न्यूक्लियॉन्स। वो न्यूक्लियॉन से क्या कर देंगे, एस्केप कर देंगे। एंड थस द कंपाउंड न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू द प्रोडक्ट्स। और इस वजह से जो कंपाउंड न्यूक्लियस होगा वो प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाएगा। वन और मोर एमिटेड पार्टिकल्स, लाइक हमने कंपाउंड न्यूक्लियस को ब्रेक कर दिया कैपिटल वाई प्लस स्मॉल वाई में। द मोड ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मोड ऑफ फॉर्मेशन। जो भी हमारा यहाँ कंपाउंड न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन होगा, जो भी यहाँ पे डिके होगा, वो डिपेंड नहीं करेगा जो हमारा पहले आया था ये फॉर्मेशन का जो प्रोसेस मोड था, फॉर्मेशन का जो प्रोसेस था उससे, और डिसइंटीग्रेशन इनका आपस में कोई लिंक नहीं रहेगा, टोटली डिफरेंट रहेंगे। द मोड ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मोड ऑफ फॉर्मेशन एंड ओनली डिपेंड्स ऑन, और एक डिपेंड करेगा एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम एंड पेरिटी पे। If the different process lead to same compound nucleus, the decomposition is identical। अगर हमें कोई डिफरेंट प्रोसेस हो रहा होगा लेकिन उससे क्या है, हमें डिकम्पोजिशन जो मिलेंगे, कंपाउंड मिलेंगे, वो सेम अगर हमको मिलते हैं तो यानी कि जो प्रोसेसेस है वो आइडेंटिकल है। वंस फॉर्म कैन डिके इन नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। कोई भी एक अगर हमने यहाँ पे ले लिया कंपाउंड, वो अलग अलग वेज से क्या हो सकता है, अलग अलग उस डिके हो सकता है विद डिफरेंट वेज। जैसे कि हमने यहाँ पे इंसिडेंट पार्टिकल अल्फ़ा मान लिया। जब ये अल्फ़ा पार्टिकल सोडियम के साथ क्या करेगा, ये सोडियम न्यूक्लियाई पे अल्फ़ा पार्टिकल अगर हमने डिके करवाया, मतलब स्ट्राइक करवाया अगर हमने अल्फ़ा पार्टिकल सोडियम के ऊपर, तो हमको एल्यूमिनियम मिलेगा इन इट्स एक्साइटेड स्टेट। अब ये एल्यूमिनियम का जो प्रोसेस है वो हमको अलग अलग तरीके से मिल सकता है। चाहें तो हम अल्फ़ा पार्टिकल को सोडियम पे करके एल्यूमिनियम बना सकते हैं, या फिर हम जो पहला प्रोसेस तो यही था कि सोडियम जब अल्फ़ा पार्टिकल से कंबाइन होगा तो हमको एल्यूमिनियम मिल जाएगा। सेकंड जो प्रोसेस हो सकता है, मैग्नीशियम को ड्यूट्रॉन से करवाएंगे, या फिर मैग्नीशियम 26 को अगर हम प्रोटॉन से करवाते हैं, 26 एल्यूमिनियम को न्यूट्रॉन से, 27 एल्यूमिनियम को गामा पार्टिकल से, तो भी हमें क्या मिलेगा, एक्साइटेड एल्यूमिनियम स्टेट मिलेगी। तो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं एक कंपाउंड न्यूक्लियस को फाइंड करने के। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस इज़ गिवन एज। अगर हम क्रॉस सेक्शन निकालते हैं इसका कंपाउंड न्यूक्लियस का, तो हम कैसे लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शन x, y इज इक्वल्स टू सिग्मा सी एक्स और ईटा वाई।
सिग्मा सी एक्स बता रहा है क्रॉस सेक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस बाय द इंसिडेंट पार्टिकल एक्स विद द टारगेट न्यूक्लियस एक्स। जो हमने जो स्मॉल एक्स इंसिडेंट पार्टिकल लिया था और जो कैपिटल एक्स हमने टारगेट न्यूक्लियस लिया था, तो इन दोनों के कंबाइन करने से जो हमें कंपाउंड न्यूक्लियस सी मिल रहा है, उसका क्रॉस सेक्शन हमने यहाँ पे लिया है। अगर ईटा सी बताएगा रिलेटिव प्रोबेबिलिटी दैट कंपाउंड न्यूक्लियस वंस फॉर्म्ड डिके विद द एमिशन ऑफ द पार्टिकल वाई। जो सिग्मा सी जो हमारे पास यहाँ पे ईटा सी वाई है, वो क्या बता रहा है, वो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि जो हमारा कंपाउंड न्यूक्लियस था सी, वो ब्रेक हो गया वाई में और यहाँ पे कोई पार्टिकल रिलीज़ हुआ जो वाई है, वो कुछ भी हो सकता है, गामा हो सकता है, बीटा, अल्फ़ा, कुछ भी। तो ये क्या ईटा सी वो प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। और इसके जो नोट्स हैं वो एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे।